हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मोलेकुलर स्पेक्ट्रा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वो टॉपिक जो होगा यूनिट थर्ड में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में। इसके पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में सारी बातें हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने बॉर्न ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट आप लोग देख चुके हैं कि बॉर्न ऑपनियर अप्रोक्सीमेशन के कंसेप्ट में ये बताया गया है कि जो टोटल एनर्जी होती है ई टोटल, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, ये बता दिया गया है। अब इसमें ये भी बताया गया कि ये सारी जो एनर्जी होती है बच्चों, कुछ मोशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से वाइब्रेशनल, और रोटेशनल की वजह से रोटेशनल। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ये सबसे ज़्यादा होती है, मतलब मॉलिक्यूल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कराने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा कम होता है वाइब्रेशनल एनर्जी, और उससे कम होता है रोटेशनल। अब इनमें भी प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक, और एक चीज और आपको बता दें कि जैसे ये जो दो एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट है और ये एनर्जी लेवल है सेकंड। देखो, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी लेवल में होता है, तो जब इसको लोअर से हायर में कराना होगा तो आप जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा बच्चों, तो वो इलेक्ट्रॉनिक होगा, इसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं। देखो, ये वाइब्रेशनल लेवल है। तो यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी, वाइब्रेशनल में थोड़ा सा कम एनर्जी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराना है। तो अब बच्चों, ये वाइब्रेशनल जो दो वाइब्रेशनल लेवल है, इसके बीच में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे रोटेशनल होते हैं। तो होता क्या है कि जब मॉलिक्यूल को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे 0.005 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एनर्जी देते हैं बच्चों, तो सिर्फ मॉलिक्यूल रोटेट करता है, और ये जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो माइक्रोवेव रीजन की वो एनर्जी होती है। तो इस स्पेक्ट्रा को हम लोग माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और सिर्फ रोटेशन होता है, तो इस वजह से उसको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में बात किए हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा दो, तो अब 0.005 ईवी की जगह बच्चों, जैसे ही हम 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दिए, अब ज्यादा एनर्जी दे दिए, तो मॉलिक्यूल सबसे पहले तो रोटेट करेंगे, रोटेशन भी होगा, और रोटेशन के साथ साथ अब वाइब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि यहाँ जो हमें वाइब्रेशनल पढ़ेंगे ना, तो यहाँ सबसे पहले रोटेशन होगा, इसके बाद वाइब्रेशन होगा। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो एनर्जी है बच्चों, ये आई आर रीजन की एनर्जी है, मतलब इंफ्रारे जो रीजन है उसकी ये एनर्जी होती है। तो इस वजह से ये जो स्पेक्ट्रा होता है, इसको हम लोग आई आर स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। और आई आर स्पेक्ट्रा में रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल दोनों एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा हमें देखने को मिलता है। ये चीजें समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, तो इसी के बारे में पार्टिकुलर आज हमें डिस्कस करना है। रोटेशनल तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से कुछ बेसिक पॉइंट पे पहले हाईलाइट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपको जानना चाहिए बच्चों? यहाँ एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी रोटेशनल से ज्यादा होगी, पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, ट्रांजिशन जो होगा, ट्रांजिशन का मतलब जैसे ये वाइब्रेशन, ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल है, ये सेकेंड वाइब्रेशनल लेवल है, तो यहाँ जो बीच में रोटेशनल लेवल होगा, बीच में क्या होगा, ये रोटेशनल लेवल होगा। तो ट्रांजिशन यहाँ होगा बच्चों, वो कहाँ से होगा? वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल, यानी दोनों टाइप के ट्रांजिशन यहाँ में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजिशन किसका होगा? रोटेशन होगा। मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे बच्चों? पहले इनका रोटेशन होगा, ठीक है। अब रोटेशन के बाद देखो, पहले रोटेशन होगा, और रोटेशन के बाद फिर जाके वाइब्रेशन होगा। ये तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ दोनों ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है बच्चों, रीजन, मतलब
ये ट्रांजिशन कराने के लिए हमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देना पड़ेगा, और ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है बच्चों, वो किसकी है? IR रीजन की है, मतलब जिसको हम लोग इंफ्रारेड रीजन बोलते हैं, तो इसकी एनर्जी है। तो इस वजह से यहां से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? IR, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो IR स्पेक्ट्रा में आपको रोटेशनल और साथ में वाइब्रेशनल भी देखने को मिलेगा। चीजें समझ में आ रही है? चल, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब IR स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो IR स्पेक्ट्रा है, इसमें जो एनर्जी है वो 0 पॉइंट, अगर माइक्रो के टर्म में लिया जाए तो 0.8 माइक्रो से 200 माइक्रो के बीच में ये एनर्जी हमें देखने को मिलता है। वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कंसीडर किए थे, ठीक है, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन माइक्रो में लेंगे तो 0.8 से 200 माइक्रो के बीच ये एनर्जी है। अच्छा, अब इस एनर्जी के बेसिस पे बच्चों इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको उसको नियर IR कहा जाता है। मतलब अगर 0.8 से बच्चों 2.5 माइक्रो, अगर इसके बीच अगर एनर्जी रहेगी, क्योंकि एनर्जी तो इनके बीच कुछ भी हो सकती है, तो जब 0.8 से सिर्फ 2.4 माइक्रो रहेगी तो यहां से जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो क्या होगा? नियर IR उसको कहा जाएगा। अब बच्चों, अगर यही 2.5 माइक्रो से 15 माइक्रो अगर इसके बीच एनर्जी मिलती है तो इसको यहाँ ऑर्डिनरी IR इसको कहा जाता है। और अगर 15 से अब पूरा 200 माइक्रो तक के बीच जो एनर्जी होती है बच्चों, यहाँ क्या होता है? इसको फार IR कहा जाता है। जो भी हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप वगैरह या उनकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर वगैरह, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी डिस्कस हम लोग करते हैं बच्चों, वो किससे करते हैं? इसी से करते हैं। नॉर्मली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा ऑप्टेन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो जो ऑर्डिनरी IR से ही हमें मिलते हैं। और उसका जो किस वेव नंबर से मिलेंगे बच्चों, तो उनका जो वेव नंबर होता है वो 4000 पर सेमी से 4000 पर सेमी से 600 पर सेमी के बीच होता है वेव नंबर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आप लोग याद रखना, ऑर्गेनिक में कभी भी पढ़ोगे तो आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पर बात करें बच्चों, कंडीशन फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए वो कौन कौन से कंडीशन है जिसको आपको जानना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, कंडीशन का मतलब यह है कि वो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो IR एक्टिव होगा, मतलब IR स्पेक्ट्रा देगा, और कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल होगा जो IR इनएक्टिव होगा, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, दो कंडीशन यहाँ है। दो कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ये है बच्चों कि जैसे मान लो आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब अगर इस मॉलिक्यूल को से हमें ये पता करना है कि ये मॉलिक्यूल IR एक्टिव है या IR इनएक्टिव है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे बच्चों कि इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए। तो फर्स्ट कंडीशन एक्टिव होने के लिए यही है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो इस मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान देना आप लोग। मतलब जिस मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा आप पता कर रहे हो, उस मॉलिक्यूल की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उस पे इंसिडेंट करा रहे हो, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो IR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। ये थोड़ा ध्यान देना, ये फर्स्ट कंडीशन है IR एक्टिव होने के लिए। बच्चों, सेकेंड कंडीशन इसका ये है कि ड्यूरिंग वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के दौरान डाइपोल मोमेंट शुड बी चेंज। डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब अगर डाइपोल मोमेंट अगर किसी मॉलिक्यूल का चेंज नहीं हुआ तो एक बात नोट कर लो, 100% वो IR इनएक्टिव होगा, मतलब IR स्पेक्ट्रा नहीं देगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि बताओ H2, तो बच्चों H2 के केस में क्या है? देखो, H सिंगल बॉन्ड H, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0, डाइपोल यहाँ बनेगा ही नहीं, डाइपोल मोमेंट 0। तो बच्चों जब डाइपोल मोमेंट ही 0 है, कोई डाइपोल है ही नहीं,
ठीक है, तो डाइपोल चेंज कहाँ से होगा? दैट मीन्स ये आई आर इनएक्टिव होगा। तो यही चीज हम कहना चाहते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट चेंज हो तो ऑप्टिकल तो आई आर क्या होगा? एक्टिव होगा। और डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा तो आई आर इनएक्टिव होगा, मतलब आई आर स्पेक्ट्रा नहीं देगा। तो ये चीज, ये दो कंडीशन सबको याद हो गया कि आई आर एक्टिव होने के लिए इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और जो डाइपोल बन रहा है बच्चों वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, मतलब डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू हो, वो हमेशा चेंज होता रहे। डाइपोल मोमेंट, ठीक है, शुड बी चेंज। अच्छा, अब चेंज में हो क्या सकता है डाइपोल में? तो बच्चों आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है। तो या तो डाइपोल मोमेंट में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या ये दोनों चेंज हो सकते हैं। कुछ भी चेंज होगा तो डाइपोल मोमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जिससे कि आप पता कर सको कि ये मॉलिक्यूल आई आर एक्टिव है या आई आर इनएक्टिव है। जैसे हमारा क्वेश्चन हुआ कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आई आर एक्टिव है या आई आर इनएक्टिव है, तो आपका आंसर क्या होगा? कहोगे सर ऑक्सीजन में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब वो कभी चेंज ही नहीं होगा। तो H2O2 N2 ये जितने भी डाइपोल मोमेंट 0 रखने वाले होंगे सभी के सभी आई आर इनएक्टिव होंगे। कहने का हमारा मतलब ये है। चलो अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखना बच्चों, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लो यहां से देखो, ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास था, अब अगर इस मॉलिक्यूल का हमें आई आर स्पेक्ट्रा चाहिए, तो अब हम कर क्या रहे हैं? इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये किससे बना है? देखो इसके सराउंडेड बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एटम इसके सराउंडेड है, एटम से बना हुआ है। अब अगर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब तक इस पे हम इंसिडेंट नहीं कराए, तो ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें जो इसके सराउंडेड ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये जो एटम अरेंज हुए हैं, ये एटम एट ए इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। किसमें होते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर यही इक्विलिब्रियम है बच्चों, अब अगर इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर दें, इस पे जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इनका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जो मॉलिक्यूल जो इसके सराउंडेड 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एटम अरेंज है बच्चों, वो एटम अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करते हैं? वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है बच्चों, तो इससे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हर वाइब्रेशन से आपको स्पेक्ट्रा मिल ही जाए। उसमें से कुछ ऐसे वाइब्रेशन होते हैं बच्चों जिनसे हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, तो उसी वाइब्रेशन का हम लोग क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। तो उसमें से एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जिसको बोला जाता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो बच्चों हम लोग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का ही स्टडी किया करते हैं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर ये नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? तो प्यारे बच्चों, वो वाइब्रेशन जो इन दोनों कंडीशन को फुली फिल करता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ये मॉलिक्यूल का हमें स्पेक्ट्रा पता करना है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट करा है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी और मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी दोनों अगर सेम आ गई और डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, तो ऐसे मोड ऑफ वाइब्रेशन को नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का ही स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। और एक बात बता दें बच्चों, यहां से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 60 क्वेश्चन में ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसमें से जो भी टाइप्स वगैरह होंगे ना, ये सारे के सारे 60 क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो सभी को आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ये क्या है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है, कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। अच्छा, अब यहां से बच्चों ये जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है स्ट्रेचिंग और एक होता है बेंडिंग। अब कहोगे सर स्ट्रेचिंग क्या है? जैसे मान लो ये आपके पास एक कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दोनों इसके सराउंडेड एटम है। अब यहाँ ये अज्यूम किया गया प्यारे बच्चों
पूरे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है कि ये जो मॉलिक्यूल के बीच ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड क्या है, लाइक अ स्प्रिंग। जिस तरीके से आप लोग कोई स्प्रिंग देख लो, मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये बॉन्ड स्प्रिंग है, तो अब इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, और इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पे ये जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अच्छा, एक तो यहाँ स्ट्रेच करना, मतलब इसको खींच दो स्प्रिंग को, और दूसरा उसको बेंड भी तो कर सकते हैं, मोड़ भी तो सकते हैं, जैसे स्प्रिंग है तो इसको मोड़ भी सकते हैं। तो दो कैटेगरी है वाइब्रेशन की, एक है स्ट्रीचिंग जिसको कहा जाता है, और सेकेंड क्या होता है बच्चों, बेंडिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शार्ट में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्ट्रीचिंग बच्चों दो टाइप के होता है, क्या क्या है अभी हम लोग देखेंगे। स्ट्रीचिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल स्टिचिंग और एक होता है एसिमेट्रिकल स्टिचिंग। इसी तरह बेंडिंग भी दो कैटेगरी में होगा, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा इन प्लेन, एक हो जाएगा आउट प्लेन। अब इन प्लेन दो टाइप के हो जाएंगे, सीजरिंग होगा, रॉकिंग होगा, और आउट प्लेन भी दो टाइप के होते हैं बच्चों, वेजिंग होगा एंड ट्विस्टिंग होगा। तो पहले एक एक करके डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। पहले इस पार्ट को हम लोग छोड़ें, हमें पता है वाइब्रेशन में स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। पहले स्ट्रेचिंग देखते हैं। तो स्ट्रेचिंग का मतलब समझ में आ रहा होगा कि जैसे ये दो एटम हो गए, इनके बीच ये बॉन्ड हो गया, ये स्प्रिंग है, तो हम इसको स्ट्रेच कर लिए, मतलब खींच लिए। तो समझो अब इसमें दो टाइप के हैं, एक है सिमेट्रिकल और एक एसिमेट्रिकल। क्या है, एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये सारी चीजें देखो। दी मोलिकुलर वाइब्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप में क्लासिफाई किया गया है, स्ट्रीचिंग वाइब्रेशन, सेकेंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रीचिंग वाइब्रेशन इज rhythmical movement of atom along the bond axis such that bond length or intermolecular distance will increase or decrease। तो वही चीज तो अभी आपको समझा रहे थे कि स्ट्रीचिंग में जैसे ये आपके पास ये एटम है, ठीक है, और इसके बीच ये क्या लगा है बच्चों, ये है स्प्रिंग। तो अब स्प्रिंग को हम क्या स्ट्रेच कर सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और इसको कंप्रेस कर देंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही समझा रहा है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। अच्छा, आगे कह रहा इफ बोथ द बॉन्ड लेंथ, अगर दोनों बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज एट द सेम टाइम, देन इज नोन एज सिमेट्रिकल। इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला बच्चों, जैसे इस तरीके से यहां से समझो, देखो जैसे मान लो आपके पास ये ए बी और सी ए मॉलिक्यूल थे, जैसे CO2 का एग्जांपल ले लो, देखो ये आपके पास CO2 है, हम सिंगल बॉन्ड बना या बना दो डबल, या इस तरीके से समझो रियल स्ट्रक्चर पे हो, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ ऐसा है। अच्छा, अब इसमें क्या है बच्चों, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, इसको हम स्ट्रेच कर दिए, खींच दिए। तो बच्चों जब इसको स्ट्रेच करोगे तो इसका बॉन्ड लेंथ देखो क्या हो गया, स्ट्रेच इस डायरेक्शन में कर रहे हो तो बॉन्ड लेंथ एक साथ इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? अच्छा, जब इसी को आप कंप्रेस कर दोगे, तो पहले ये बॉन्ड लेंथ कंप्रेस करोगे तो ये क्लोज आएंगे, एक साथ क्या हो जाएंगे, क्लोज आएंगे। समझ में आ रहा है? अब इस कंडीशन में क्या है, सिमेट्री में क्या होता है बच्चों, कि सिमेट्री का मतलब हो जाएगा कि जिस तरीके से, जैसे जितना आप कंप्रेस कर रहे हो उतना ही क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल होगा। और दूसरा हो गया, जितना कंप्रेस कंप्रेस ज्यादा कर दिए, मतलब कंप्रेस ज्यादा कर दिए, स्ट्रेच कम कर दिए, तो अनसिमेट्रिक होगा। सिंपल सा टर्म है। जैसे कि यहाँ आप देखो, इस फर्स्ट वाले केस में यहां से क्या हाईलाइट कर रहा है, देखो इस कंडीशन में क्या कर रहा है, देखो यहां से ये क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, और यहां से क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है। तो जितना कंप्रेस हो रहा है, जितना हम कंप्रेस कर रहे हैं, उतना ही क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। देखो जितना कंप्रेस उतना ही स्ट्रेच, तो ये क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये सोचो कि हम कंप्रेस कंप्रेस ज्यादा कर दिए, जैसे अब यहां पे देखो, अगर इसी को, इस बांड को हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस बांड को स्ट्रेच कर रहे हैं, है समझ में आ रहा है? देखो ए को या इसको कंप्रेस करके इसको स्ट्रेच कर दिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जैसे इसको कंप्रेस करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको स्ट्रेच कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। यानी बॉन्ड लेंथ में क्या हो जाएगा, एक बड़ा और एक छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक।
आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब अगर देखो, अगर कंप्रेस है, अरे स्ट्रेच है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करो उतना ही कंप्रेस कर रहे हो तो सिमेट्रिकल है। अगर एक ज्यादा स्ट्रेच कर दिए दूसरे को कम कंप्रेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। यही सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल है, स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो गया होगा। ये कोई बहुत खास नहीं थे, थियरी देखना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेंडिंग, तो देखते हैं बेंडिंग के ऊपर। प्यारे बच्चों, वाइब्रेशन में स्ट्रीचिंग अभी हम लोग समझ लिए, अब बात कर लेते हैं बेंडिंग में। बेंडिंग में क्या होता है बच्चों, वही जैसे एटम, जैसे वही आपके पास ये एटम स्प्रिंग है, अब इसको हम बेंड कर दिए, मतलब मोड़ दिए। तो इस बेसिस पे ये दो टाइप के हो गए, एक होता है इन प्लेन बेंडिंग और एक होता है आउट प्लेन बेंडिंग। इन प्लेन और आउट प्लेन बेंडिंग से क्या सेंस है, जैसे मान लो, अगर इस तरीके से समझो कि ये आपके पास एक बुक है, तो बच्चों ये बुक का अगर ये पार्ट अगर आप लोग देख रहे हो तो ये किस में है, एक एक इसको बोलेंगे कि इट्स अ प्लेन, एक प्लेन में है। अब इसमें इस प्लेन में देखो ये आपके पास सेंटर हो गया, और सेंटर हो गया, अब इस सेंटर पे एक बांड ये फॉर्म हुआ है और एक बांड ये फॉर्म हुआ है। अब ये जो दोनों बांड का फॉर्मेशन हुआ है वो किस में है बच्चों, एक प्लेन में ही है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे इन अ प्लेन, तो मतलब एक प्लेन में। दूसरा है आउट ऑफ प्लेन का मतलब, जैसे ये सेंटर है, एक बांड प्लेन में होगा और एक बांड बच्चों अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। ठीक है, तो इन प्लेन आउट प्लेन ये चीजें समझ में आ गई। जैसे ये क्या है, एक प्लेन है, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। तो जो दो बांड होंगे बच्चों, अगर मान लो यहां से हम ये दो बांड बना रहे हैं, इसको अगर ए कर दें, इसको अगर हम बी कर दें, ये कर लें, जब दोनों एक प्लेन में ही होंगे जिसमें 2D शेप होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन प्लेन। अगर यही अबव द प्लेन का मतलब ये हो जाएगा कि एक बांड तो प्लेन में है और एक बांड क्या है बच्चों, अबव द प्लेन है। ये चीज समझ में आया, तो दो टाइप के इनको बांटा गया है। अच्छा, अब इसमें भी बच्चों ये जो इन द प्लेन बेंडिंग होगा और ये जो आउट प्लेन बेंडिंग होगा, अब इनमें भी दो दो कैटेगरी है। ये जो इन प्लेन बेंडिंग है इसमें सीजरिंग एंड रॉकिंग, और आउट प्लेन जो बेंडिंग है बच्चों इसमें दो होते हैं, वेजिंग एंड ट्विस्टिंग। अब ये सब क्या है तो इनके बारे में अब हम लोग देखें। बाकी जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सारी चीजें एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग ले लो, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम यहां से क्लियर कर दे रहे हैं। चलो आगे यहां से देख सकते हो, स्टिचिंग कंप्लीट कर ली, बेंडिंग में दो कैटेगरी हो गया। ठीक है, इन प्लेन आउट प्लेन, इन प्लेन में सीजरिंग एंड रॉकिंग, इसके बारे में देख लें, और आउट ऑफ प्लेन में वेजिंग एंड ट्विस्टिंग। अब ये सब है क्या, इसको आप लोग समझो। देखो बच्चों, जैसे मान लो, सबसे पहले हम लोग इन प्लेन की बात करते हैं, तो जैसे मान लो आपके पास, देखो ये आपके पास ये सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर पे अब देखो कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है, ये ए, ये बी, और इस सेंटर से ये जुड़े हुए हैं, और ये किस में है बच्चों, एक प्लेन में है। ये समझ में आया। अगर इसी को इस तरह कर देते तो एक तो प्लेन में होता, एक अबव दी प्लेन हो जाता, तो दो हम लोग यही बात करेंगे। अब देखो मॉलिक्यूल का कुछ कंडीशन ये है, एक प्लेन में ये पड़े हुए हैं। अच्छा, जब अगर ये नॉर्मल कंडीशन में बच्चों, तो जो बांड लेंथ इसका है वही बांड लेंथ इसका है। क्लियर है, बांड एंगल यही फिक्स है। अब केयर करना क्या है, यहां से दो कंडीशन बनेगा जो प्लेन में इसी में जो बनेगा, वो एक तो ये बनेगा बच्चों, जब वाइब्रेशन होगा तो देखो ये दोनों कुछ इस टाइप से मूव करेंगे। देखो आए, फिर गए, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, आप देख रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जो इनका ये जो वाइब्रेशन या जो हम मूवमेंट करा रहे हैं, ये आप लोग सीजर यानी कैंची जिसको बोलते हो, क्या कैंची इसी तरीके से चलती है, देखो कैंची इसी तरह कट करते हो ना, इसी तरीके से देखो, यही चीज तो बता रहे हैं। देखो ये कम हुआ ज्यादा, यानी सीजरिंग। समझ में आया। अच्छा अब बताओ, ये दोनों एक प्लेन में ही है और मूवमेंट इनका चल रहा है, तो बच्चों इसी को कहा जाता है सीजरिंग। अच्छा, इस सीजरिंग में क्या आपने नोट किया, क्या इनका बांड लेंथ चेंज हो गया, नहीं, कहोगे सर ये जितना थे उतना ही है। क्या बांड एंगल चेंज हो रहा है, तो कहोगे सर पहले ये दोनों इस तरह थे, बांड एंगल ये था, लेकिन ये जब मूवमेंट हुआ तो बांड एंगल क्या हो रहा है, देख रहे हो, चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यही है बच्चों सीजरिंग, याद रखना कैंची से। अच्छा,
दूसरा होता है रॉकिंग। रॉकिंग में देखो बच्चों क्या होता है, इन दोनों पर ये भी प्लेन में ही है, लेकिन अब देखो जब इनका वाइब्रेशन होगा, जो मूवमेंट होगा बच्चों, वो कैसे होगा, कुछ इस साइड से मुड़े तो दोनों एक साथ, फिर आए एक साथ, फिर मूवमेंट हुआ एक साथ, फिर आए फिर गए। मतलब इस कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है, बांड लेंथ वही है, बांड एंगल भी वही है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। सीजरिंग में क्या था, देखो कुछ मूवमेंट इस तरह हो रहा था, इसमें क्या है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। क्लियर हो गया, अब ये क्लियर हो गया होगा रॉकिंग एंड सीजरिंग। अच्छा, आउट ऑफ प्लेन में वेजिंग एंड ट्विस्टिंग में क्या है, वेजिंग एंड ट्विस्टिंग। अब बच्चों वेजिंग ट्विस्टिंग समझने के लिए तो आउट ऑफ प्लेन होंगे, इसका मतलब ये हमारे पास सेंटर कुछ इस टाइप से होगा, और ये कैसा होगा, एक अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, कुछ इस टाइप से होगा। अच्छा, जब ये मान लो इनका सेंटर है कुछ ये प्लेन में, ये समझ में आया, देखो आउट ऑफ प्लेन है, ये प्लेन में है, इस तरीके से ये आउट ऑफ प्लेन है। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन होता है, इसमें एक होता है बच्चों वेजिंग, एक होता है ट्विस्टिंग। अच्छा, वेजिंग में क्या होता है, तो वेजिंग में जस्ट वेजिंग बच्चों जस्ट इसका है, वेजिंग एंड रॉकिंग जस्ट एक जैसे, ठीक है। और ट्विस्टिंग जैसे देखो इसमें क्या होगा, वेजिंग में क्या होगा, वेजिंग में ये जो दोनों है बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि जब दोनों जाएंगे तो एक साथ जाएंगे। जैसे देखो ये दोनों आए तो कुछ इस टाइप से इनका वाइब्रेशन होता है, कुछ इस टाइप से इनका क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जबकि ट्विस्टिंग में क्या होता है ना, ट्विस्टिंग में देखो जैसे सीजरिंग था, ये यहां तो ये यहां, फिर ये यहां तो ये यहां, चीजें समझ में आ रही है। तो बस ये चार चीजें हैं, याद कर लो, बाकी देख लो। इन प्लेन बेंडिंग लिखना कैसे है, अगर हम प्लेन की बात करें, इन प्लेन बेंडिंग आर फर्दर सब क्लासिफाइड टू टाइप सीजरिंग। अब यहां से देखो ये सीजरिंग दिखाया है, अब इसमें क्या दिखा रहा है बच्चों, देखो ये सेंटर है, अब ये जो दोनों है इसी चीज को हम यहां से समझा रहे थे कुछ इस टाइप से। जब मूवमेंट हुआ तो देखो इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, कुछ इस टाइप से इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। फिर से बता दें एग्जाम में आएगा तो आप लोग इस तरह दिखा के एक्सप्लेन करोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखो सीजरिंग इन विच टू बॉन्ड कम क्लोज टू ईच अदर और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इसमें दो बॉन्ड एक दूसरे के क्लोज आएंगे या एक दूसरे से मूव करेंगे, दूर जाएंगे, ये है स्ट्रक्चर वगैरह बना दो। रॉकिंग में क्या होता है बच्चों, इन विच द टू बॉन्ड मूव इन दी सेम डायरेक्शन, इसमें देख रहे हो ये इस डायरेक्शन में तो ये भी इस डायरेक्शन में, देखो ये है यही दोनों है तो एक डायरेक्शन में इनका क्या होगा, या तो इस डायरेक्शन या तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, आउट प्लेन बंडिंग, यानी आउट प्लेन में भी दो टाइप से हैं, एक है बच्चों वेजिंग, तो वेजिंग इन विच द टू बॉन्ड मूव आउट ऑफ द ओरिजिनल प्लेन बट वन द सेम साइड। ट्विस्टिंग में इन विच द टू बॉन्ड मूव आउट ऑफ द ओरिजिनल प्लेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो ये चीज वही चीज आपको जो समझा रहे थे, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में इनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। यहां से क्लियर हो गया। तो बच्चों यहां तक तो ये बातें रही जो इसका क्लासिफिकेशन वगैरह रहा। आगे देख लेंगे डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रल लाइन ऑन फोर्स कांस्टेंट एंड मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल। कुछ पॉइंट आप लोग याद रखना, जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एंड द एटम आर सेपरेटेड, और डाई एटॉमिक के जो मॉलिक्यूल है इसमें इनके जो एटम होते हैं बच्चों उनको जो सेपरेट किया गया है तो कुछ डिस्टेंस होगा, तो जो सेपरेट किया गया है तो जो डिस्टेंस होता है बच्चों इसी को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहा जाता है, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो ये कुछ खास नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं, स्टेबिलिटी वगैरह को बताएगा जो कि आप लोगों को पता होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, कोई बहुत खास नहीं है। अब यहां से प्यारे बच्चों एक चीज और आपको डिस्कस करा दें,